हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे सॉइल स्टेबलाइजेशन। चैप्टर सॉइल का आज हम क्विक रिवीजन करेंगे। 3-4 टॉपिक को कवर करेंगे जिससे आपके 2 से 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 नंबर आराम से इससे बन जाएंगे किसी भी पेपर में। हम मेन फोकस करके चल रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 क्विक इफ़ेक्टिव रिवीजन है ये। सॉइल स्टेबलाइजेशन वो होता है किसी स्थान विशेष की मृदा वर्ग इंजीनियरिंग गुणों, मतलब इंजीनियरिंग गुण कौन कौन से होते हैं मृदा के, मतलब सॉइल के, जैसे पोरोसिटी हो गया, ठीक है, और रिलेटिव डेंसिटी हो गया, वॉइड रेशो, और भी होते हैं ना, वाटर कंटेंट वगैरह वगैरह। इन सभी गुणों को कोई स्टेबलाइजेशन मेथड कौन कौन से होते हैं, विधियाँ, जैसे मैकेनिकल या यांत्रिक स्थिरीकरण, ठीक है। दूसरा सीमेंट स्टेबलाइजेशन, ठीक। तीसरा लाइम। चौथा बिटुमिन स्टेबलाइजेशन। पांचवा सोडियम सिलिकेट। ये सब हमारे विधियां हैं जो हम इनसे क्या करेंगे ना, जो भी मृदा पोरोसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, वॉइड रेशो, वाटर कंटेंट, जितनी भी इंजीनियरिंग हमारे गुण है ना सोइल के, वो इन विधि के द्वारा हम उस मृदा को उपयोगी बनाते हैं, मृदा को उपयोगी करके अपने इस्तेमाल के अनुसार इस्तेमाल कर लेते हैं। उसी प्रोसेस को हम सोइल स्टेबलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एक एक करके इसके बारे में। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में सामान्यतः किसी एडमिक्सचर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो ये भी लिखे हैं ना, सीमेंट, लाइम, बिटुमिन, सोडियम सिलिकेट, ये सब एडमिक्सचर के ही इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं वन बाय वन, जो जो खास पेपर में आए हैं उसी पे हम फोकस करके चलेंगे, क्योंकि और भी देखने हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम इस पर टाइम लगाएं, क्विक रिवीजन है ये। पहला है मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन, ठीक है। मैकेनिकल से ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ मशीनरी के द्वारा इस्तेमाल किया गया होगा। तो जब मशीन के द्वारा इस्तेमाल किया गया होगा तो इसमें एक पॉइंट तो सबसे इम्पोर्टेंट ये आ जाता है कि इसमें एडमिक्सचर प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। एडमिक्सचर का प्रयोग नहीं किया जाता मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन में। इसका देखो, इसमें बुक में भी दे रखा है यूपी, ये क्वेश्चन आया था UPRVUNL 2016 में, इससे आया था। तो इससे हमें इसलिए इम्पोर्टेंट है इसे पढ़ना कि पेपर में आता रहता है। इसका उपयोग, अब उपयोग देखते हैं, यूज़ कहाँ पर होता है। मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन है तो मैकेनिकल मतलब यांत्रिक मशीनों के द्वारा तो अच्छे वर्क में ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे हाईवे रोड्स में, एयरपोर्ट के रनवे में, ठीक है। एयरपोर्ट के रनवे के सब बेस सब ग्रेड इस तरह से होते हैं ना, इसमें इस्तेमाल करते हैं सब बेस के
तथा कम धारण क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जो धारण क्षमता कम होती है उसको बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा लाइम स्टेबलाइजेशन आ रखा है एक बार पेपर में, और बाकी ऐसे ही हम कवर कर लेंगे बिना लिखे, ठीक है। ये आया था, ये तो काफ़ी पेपर में आया, DFCCIL में आया 18 में, LMRC AE में, UK में, उत्तराखंड JEE 2015 में आया, हिमाचल प्रदेश SSSB JEE 16 में आया। अब देख लो कितना इम्पोर्टेंट ये पॉइंट होगा। तो इसका क्या है, सबसे पहला है कि ये विधि जो इस्तेमाल करते हैं वो हम करते हैं हाई प्लास्टिक क्ले में, ब्लैक कॉटन सॉइल आदि एक्सेट्रा के लिए प्रयोग में किया जाता है। 2 सॉइलों में इस्तेमाल किया जाता है, हाई प्लास्टिक क्ले और ब्लैक कॉटन सॉइल में। और पॉइंट देखते हैं, इसमें लाइम इस्तेमाल कर रहे हैं तो लाइम की मात्रा कितनी होनी चाहिए ये भी देखते हैं। 4 से 6% लिया जाता है लाइम, ठीक है। बाकी पॉइंट, इस विधि में मृदा का स्तरीकरण के लिए हाइड्रोलिक लाइम का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोलिक लाइम का यूज़ करते हैं इसमें स्टेबलाइजेशन के लिए। लाइम आएगा तो पहले ही समझ जाओगे, ठीक है, यह पॉइंट है इसके खास। बाकी का अब हम इसमें पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है सीमेंट दूसरा, पहला तो हमने कर लिया मैकेनिकल, दूसरा सीमेंट स्टेबलाइजेशन। मृदा में मिलाए जाने वाले सीमेंट की मात्रा का निम्न प्रकार है। बजरी में 5 से 10%, ठीक है, बालू में 7 से 10%, सिल्ट में 12 से 15% और क्ले में 12 से 20%, ठीक है, ये इस्तेमाल करते हैं। अब आता है हमारा बिटुमिन। यह विधि जो है ग्रेवल के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, बिटुमिन पदार्थ जैसे बिटुमिन, एस्फाल्ट, कोलतार व इसके इमल्शंस को भी मृदा स्तरीकरण में सफलतापूर्वक प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल ठीक है, बस ये याद रखो बिटुमिन का किस में इस्तेमाल करते हैं, ग्रेवल और सैंड में करते हैं, ठीक है। और पॉइंट क्या है, इमल्शन बनाने के लिए पिघले बिटुमिन में पानी मिलाया जाता है। 5% पानी का इमल्शन शुष्क मतलब ड्राई व रेतीली मृदाओं के स्तरीकरण के लिए उपयुक्त रहता है, ठीक है। इसमें देख एक बार और पढ़ लेते हैं। इमल्शन बनाने के लिए पिघले बिटुमिन में पानी मिलाया जाता है और 5% पानी का इमल्शन शुष्क व रेतीले मृदाओं के स्तरीकरण के लिए उपयुक्त रहता है। अगला है 5वां लास्ट, सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट क्या है इसमें, इसका उपयोग सतह के नीचे गहराई में उपस्थित मृदा का स्तरीकरण में उपयोग किया जाता है। मतलब सतह के नीचे, सरफेस के नीचे जो गहराई में उपस्थित मृदा का स्तरीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पानी के साथ सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम क्लोराइड को ज़मीन के नीचे इंजेक्ट किया जाता है, ठीक। यह मिट्टी के छिद्रों के अघुलनशील अवशेष बनाते हैं जिसे मृदा स्तरीकरण होता है। मतलब क्या करते हैं ना, इसमें ये मिट्टी के छिद्रों में जो घुलता नहीं है उसमें अवशेष बनाते हैं जिससे मृदा का स्तरीकरण स्टेबलाइजेशन हो जाता है। हम समझ गए स्टेबलाइजेशन क्या होता है, इसके पॉइंट्स देख लिए हमने।
ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं हम। तो सेकंड चैप्टर है डी फाउंडेशन। बुक में चौदह वह चैप्टर है ये, डी फाउंडेशन। ठीक है, डी फाउंडेशन में एक तो फुटिंग होती है, पाइल फाउंडेशन होती है और वेल फाउंडेशन होती है। वेल फाउंडेशन कहाँ पर है? इसका एग्जांपल ताजमहल में। ठीक है, हम जो है पाइल फाउंडेशन जो है या डी फाउंडेशन कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं? जहाँ पर सोइल ग्राउंड सरफेस के पास जो स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए सक्षम ना हो, मतलब संरचना के लिए सपोर्ट जो है सक्षम ना हो, वहाँ डी फाउंडेशन का उपयोग किया जाता है। या फिर ज़्यादा हमें लोड जो है ज़्यादा गहराई तक डिस्ट्रीब्यूट करना है, वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही समझ लो कि हैवी लोड को जो अधिक गहराई तक उतारना हो तो उसमें डी फाउंडेशन का इस्तेमाल किया जाता है। पाइल क्या होती हैं? स्मॉलर डाया ऑफ शाफ्ट, उनको ड्राइवन मतलब नीचे अंदर धसा देते हैं, ऐसे ग्राउंड लेवल से धसाना या बोर्ड करना इनटू द ग्राउंड, उसी को पाइल बोलते हैं। ये पाइल ही है, ये जैसे ग्राउंड लेवल हो गया, ये इसको धसा दिया, धसा दी, ये धसा दी, ये धसा दी। ठीक है, ये सब पाइल है, पाइल एंड वेल। इसका रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ी इसकी, कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ सकती है? पहला, जनरली उन स्ट्रक्चर्स में जहाँ का लोड 10 टन पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो, वहाँ पर हम डी फाउंडेशन का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, ह्यूज वर्टिकल लोड विद रेस्पेक्ट टू सोइल कैपेसिटी, मतलब ज़्यादा लोड आ रहा हो। ठीक है। थर्ड पॉइंट, ह्यूज लेटरल लोड विद रेस्पेक्ट टू सोइल कैपेसिटी। ठीक है, ह्यूज वर्टिकल लोड, वर्टिकल एंड ह्यूज लेटरल लोड विद रेस्पेक्ट टू सोइल कैपेसिटी। क्या है ना, आजकल यूपी ट्रिपल एस सी पता किस तरह के क्वेश्चन पूछने लग गया है, मतलब पूरे के पूरे स्टेटमेंट 1 2 3 ऐसे स्टेटमेंट दे देगा, उसमें से बताना होगा कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला दूसरा भी पूछ लेता है कि पहला है दूसरा ठीक, तीसरा छोड़ देगा, इस तरह से। तो इसलिए हमें थोड़ा पॉइंट्स को याद रखना पड़ रहा है और ख़ास ख़ास पॉइंट को करेंगे, बहुत जल्दी से हो जाएगा ये। वो 10 मिनट में कर लिया हमने और ये 15 मिनट में हो ही जाएगा या 10 मिनट में। कुछ खास खास पॉइंट याद कर रखेंगे। स्कोर डेप्थ क्राइटेरिया, अपलिफ्ट सिचुएशन, एक्सपेंसिव जोन्स, जैसे कि ब्लैक कॉटन सॉइल्स हो गई, ब्लैक कॉटन सॉइल जोन हो गया। ठीक है, वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर लो बियरिंग कैपेसिटी हो, सॉइल की लो बियरिंग कैपेसिटी हो, वहाँ पर हम डी फाउंडेशन इस्तेमाल करेंगे। फाउंडेशन के बारे में जान लिया, अब जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल। अब देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन है पाइल की। ठीक है, पहला है बेस्ड ऑन मैकेनिज्म और लोड ट्रांसफ़र, कि हम जो लोड ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो किसी जगह पर कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये ट्रांसफ़र लोड के अनुसार क्लासिफिकेशन है पाइल का। तो उस पहली नंबर की पाइल को क्या बोलते हैं? एंड बियरिंग पाइल। इस पाइल में क्या होता है, कमी दूरी पर कोई हार्ड स्ट्रेटा, मतलब ग्राउंड लेवल से नीचे हमें कोई रॉक मिल गई या कोई हार्ड डेंस सॉइल मिल जाए, जैसे हमने ड्राइव करा तो हमें ये स्टिफ सॉइल मिल गई या हार्ड रॉक मिल गया,
तो उसकी उसी को बोलते हैं हम एंड बेयरिंग पाइल। एंड का मतलब ये एंड में हार्ड स्ट्रेटा मिल जाने को ही इन्होंने क्लासिफिकेशन कहा है हैंड बियरिंग पाइल। इस पॉइंट इसके और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ये तो समझ गए कि एंड बियरिंग पाइल में क्या होता है, रॉक या हार्ड स्ट्रेटा मिल जाने को ही बोलते हैं। ऐसी पाइल की लंबाई हार्ड स्ट्रेटा की डेप्थ पर निर्भर करती है। कि इसमें पाइल की जो लेंथ है वो तो डिपेंड करेगी कि हमारी हार्ड स्ट्रेटा की डेप्थ कहाँ पर मिली है, रॉक पर डिपेंड करेगी। रॉक या फिर कितनी डेंस ज़मीन पर हमें ये मिली है, तो पाइल की लेंथ उस पर निर्भर करेगी। एंड बियरिंग पाइल के लिए सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो लेते हैं हम, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हम जो लेते हैं वो 2.5 डी लेते हैं। ठीक है, डी जो है हमारा पाइल का डाया है। डी जो है हमारा पाइल का डाया, ये जो पाइल है हमारी, इसके डाये को ही हम डी बोलते हैं। सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग 2.5 डी हो जाती है। ठीक, समझ गए हम। मैकेनिज्म बेस्ड ऑन मैकेनिज्म लोड ट्रांसफ़र, मतलब लोड जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो उस ज़मीन की बात कर रहे हैं ये। दूसरा जो आएगा वो फ्रिक्शन आ जाएगा, लेकिन वो लोड ट्रांसफ़र में ये कि कौन सा मैकेनिज्म या लोड ट्रांसफ़र। पहला तो लोड ट्रांसफ़र हो गया, मैकेनिज्म कौन सा है, दूसरा फ्रिक्शन, जिसको हम हैंगिंग या फ्लोटिंग पाइल भी बोलते हैं। दूसरा देखते हैं इसमें क्या होता है। फ्रिक्शन वाले में दूसरे नंबर का आता है, सेकंड नंबर का फ्रिक्शन, हैंगिंग और फ्लोटिंग पाइल। मतलब बीच में ही फ्रिक्शन से ही रुक जाती है। ये जो हमारी सॉइल है फ्रिक्शन से ही होल्ड कर लेता है लोड, जो भी लोड आ रहा है वो फ्रिक्शन से ही, मतलब ग्राउंड के बहुत ज़्यादा चाहे कुछ भी आए उसके मतलब रॉक वॉक तो नहीं आती, वो पहले ही अपने लोड को स्टोर मतलब हैंग कर लेती है ऊपर से ही। इसलिए ही इसको फ्लोटिंग पाइल, मतलब ऊपर ही तैरती हुई बोल लो या हैंगिंग बोल लो, लटकी हुई, या फिर फ्रिक्शन से ये लोड को ट्रांसफर मतलब हैंडल कर लेती है। इसके कुछ खास पॉइंट ये हैं कि जब कोई मतलब इस पाइल पर आने वाला लोड जो है वो फ्रिक्शन के द्वारा ही होल्ड कर लिया जाता है, फ्रिक्शन के द्वारा ही सहन कर लिया जाता है। इसलिए इसको फ्रिक्शन, हैंगिंग और फ्लोटिंग पाइल बोलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऐसी पाइल हॉरिजॉन्टल लोड, हॉरिजॉन्टल लोड या अर्थक्वेक लोड के लिए प्रिफर करते हैं। क्यों करते हैं अब ये भी देखते हैं। क्योंकि अर्थक्वेक में क्या होता है ना, टेक्टोनिक प्लेट्स जो है आपस में टकराती हैं। ठीक है, तो ये जब हवा में होंगी तो ये है कि सारी इसमें स्ट्रक्चर की जो फाउंडेशन है वो इसमें इफ़ेक्ट नहीं करती ये, क्योंकि ये तो लटकी हुई है। अगर नीचे तक होता, वह पत्थर के ऊपर होता, पत्थर हिलता तो ये भी हिलती। इसलिए ये इसको हॉरिजॉन्टल लोड, मतलब कोई हॉरिजॉन्टल लोड आ रहा हो या फिर अर्थक्वेक लोड हो, शेक होती है, उसके लिए ही ये प्रिफर करते हैं फ्रिक्शन पाइल, हैंगिंग पाइल और फ्लोटिंग पाइल। इसका थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे उसका हमने देखा था 2.5 डी होता है, इसका सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितनी होती है, इसकी 3 डी होती है। मतलब जैसे क्या है ना, एक पाइल ये डाल दी, एक पाइल ये डाल दी, इसके सेंटर से उसके सेंटर की जो दूरी है तो वो 3 डी होती है।
डी हमने देख लिया, डायाऑफ पाइल। ओके। थर्ड होती है कॉम्बिनेशन फ्रिक्शन एंड बेयरिंग पाइल। ठीक है, वो बाकी का जो पहला था एंड बेयरिंग पाइल, उसमें MPVYAPM वाईएपम 2017 में उससे क्वेश्चन आया था। ठीक है, फ्रिक्शन पाइल जो अभी हमने पढ़ी थी DMRC जेई 2016 में, RRB जेई 2019 में, उत्तराखंड जेई 2015 में, इन तीनों पेपर में उससे क्वेश्चन आया था। तो अब देख लो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहा है। इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन पढ़ लेते हैं इसमें बस ऐसे ही कि यदि पाइल पर आने वाला लोड का ट्रांसफर साइड से या एंड से, दोनों के द्वारा होता है, तो उसमें हम ये कंबाइन बियरिंग कंबाइन ये पाइल का इस्तेमाल करेंगे, एंड बियरिंग वाली और फ्रिक्शन वाली। इसमें कोई खास कोई ऐसी स्पेसिफिकेशन नहीं है। ठीक है, अब आता है दूसरा कि क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल का दूसरा पार्ट कि बेस्ड ऑन फंक्शन पे कि फंक्शन के अनुसार क्लासिफिकेशन। पहला है शीट पाइल। ऐसी पाइल क्या होता है ना, ऐसी पाइल सामान्यतः पश्च भराव को रोकने के लिए प्रदान किया जाता है। ऐसी पाइल हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के नीचे अपलिफ्ट प्रेशर को रोकने के लिए तथा पाइपिंग फेलियर से बचाने को के लिए दिया जाता है। जैसे बांधो, कॉफर बांधो व वियरो आदि में इन्हें कट ऑफ दीवार के रूप में प्रयोग किया जाता है। शीट पाइल क्या होती है ना, इस तरह से ये डैम वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है शीट पाइल का, कि अपलिफ्ट प्रेशर होता है, नीचे से जो प्रेशर लगता है पानी का। ठीक है, पाइपिंग फेलियर, इस चीज़ से कट ऑफ वॉल की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें यहाँ पर वो भी दे रखा है शीट पाइल, ये शीट पाइल ये है डायग्राम, समझ गए। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में इसका इस्तेमाल करते हैं, फंक्शन हो गया। तो अब दूसरा आता है कंपैक्शन पाइल। ऐसी पाइल का प्रयोग हम जो है ग्रेनुअल सॉइल, ग्रेवल, सैंड में सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी और डेंसिटी का मान बढ़ाने के लिए। कंपैक्ट करने से क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी बढ़ जाती है, पता चल गया। डेंसिटी और ग्रेवल की बेयरिंग कैपेसिटी और घनत्व का मान बढ़ाने के लिए किया जाता है। और दूसरा पॉइंट है, जब मृदा का लिक्विफिकेशन का खतरा उत्पन्न हो तो ऐसी दशा में सहनन पाइल का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही, लिक्विफिकेशन भी वही होता है जैसा हमारा पाइपिंग फेलियर होता था। ठीक है ना, कौन सी कंडीशन होती थी वो, है ना, क्विक सैंड कंडीशन होती थी, उसमें हम इस्तेमाल करते थे इसको। इसी तरह से लिक्विफिकेशन चाहे दलदल होता है, कुल मिला के ऐसे देख लो, दलदल जो गांव के होंगे बच्चे उन्हें तो पता ही होगा दलदल क्या होता है। झोड़ के आसपास की जो मिट्टी होती है वो दलदल होती है। नोट है, सघनन पाइल नींव की तरह प्रयोग नहीं की जाती, बल्कि ग्रेनुअल सॉइल के सहनन व उनकी धारण क्षमता को बढ़ाने में प्रयोग की जाती है। मतलब ये है जो है सहनन पाइलें का जो मेन पर्पस है वो मट्टी का घनत्व या बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, नींव की तरह इस्तेमाल नहीं करते इसको। ठीक है, ये रीजन से मतलब ये और भी बारीक होती हैं, मतलब इनका डायब और भी बारीक होता है। देखो सब मिलेगा।
अब अगला चलते हैं इस वाले पे, अपलिफ्ट और टेंशन पाइल। अपलिफ्ट और टेंशन पाइल। तनन पाइल जल के स्थैतिक दाब के कारण उत्पन्न उत्थापक बल, हाइड्रोस्टैटिक अपलिफ्ट प्रेशर, जो संरचना को पलटने के लिए ओवर टर्निंग मोमेंट लगाते हों, उसे पलटने से रोकने के लिए टेंशन पाइल का प्रयोग किया जाता है। समझ गए हम कि जो अपलिफ्ट प्रेशर, ये मेनली अपलिफ्ट प्रेशर के लिए इस्तेमाल करते हैं। शीट पाइल पाइपिंग फेलियर अपलिफ्ट प्रेशर के लिए, ठीक है, उसके लिए कट ऑफ वॉल के लिए इस्तेमाल करते थे। अपलिफ्ट, इसको नाम ही अपलिफ्ट और टेंशन पाइल है। ओवर टर्निंग मूवमेंट से बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। बैटर पाइल, ये देखते रहना कौन कौन से पेपर में आई है। बैटर पाइल MP सब इंजीनियर 2016, HP ट्रिपल SP JEE 2016, हरियाणा SSC JEE 2016। ऐसे पाइल का प्रयोग लार्ज हॉरिजॉन्टल फोर्स या नत बलों इंक्लाइंड को वहन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह पाइल जो है ऊर्ध्वाधर ना होकर, मतलब हॉरिजॉन्टल ना होकर, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, बिल्कुल वर्टिकल ना होकर किसी उपयुक्त ढाल पर गाड़ी जाती हैं। इसका एग्जाम्पल, इसका डायग्राम भी देख सकते हैं। ये रही बैटर पाइल, टेढ़ी जो जा रही है ये बैटर पाइल है, ये वाली। बैटर पाइल, ठीक है। अब करते एंकर पाइल। ये एंकर पाइल क्या होता है? ये पाइल शीट पाइल की दीवार या रिटेनिंग वॉल पर आने वाले क्षैतिज दाब से बचाने के लिए प्रयोग में की जाती है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फेंडर पाइल और डॉल्फिन पाइल NWDA 2019 में है। बंदरगाह पर जल पृष्ठ संरचना वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर को जहाज़ों के आघात से बचाने के लिए फेंडर या डॉल्फिन पाइल का इस्तेमाल किया जाता है। ये पाइल सबसे बाहर की तरफ होती हैं, ठीक है। ये भी हो गया। अंडर रिम पाइल, अंडर रिम पाइल NWDA JEE 2019 में भी आया है। ये भी फेंडर पाइल आया था NWDA में, ये अंडर पाइल RRB JEE में हरियाणा और उत्तराखंड में आया है। B2/B1, B2 क्या है ये देखो, ये जो है ये तो B, और ये BU जो है, B2 जो होगा बड़ा वाला BU हो जाएगा, B1 जो है ये B हो जाएगा। इसकी वैल्यू 2 से 3 होती है। ठीक है, ये B2/B1, जो इन दोनों का रेशो है वो 2 से 3 के बीच में हो सकता है, ठीक है। और जो स्पेसिंग है, स्पेसिंग कौन सी, बड़े बल्ब और छोटे बल्ब, मतलब बल्ब जो हैं ये, इनको बल्ब बोलते हैं ना, ये इसको शाफ्ट बोलते हैं, इसको बल्ब बोलते हैं। जो हम डालते हैं उसको, जैसे ये है, इससे फ्रिक्शन उत्पन्न होता है, मतलब फ्रिक्शन उत्पन्न होगा इससे, मतलब ये जब सॉइल के अंदर जाएगा, ये जो है ये एरिया जो फ्रिक्शन की तरह काम करेगा और मजबूती से बनी रहेगी, मजबूती बनी रहेगी, ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा। तो इसके स्पेसिंग जो इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक की एस जो है उस वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.5 B2 कौन सी है ये भी देख लो। B2 या BU ये जो है BU है, ये B है खाली, ये BU और ये B, और जो हमारा BU/B, क्योंकि ये बड़ा है ना, ये बड़ा अपॉन छोटा, तभी तो होगा 2 या 3, 2 से 3 तक। अब आ जाओ यहाँ पर, समझ में आ गया हो तो।
इस पाइल का प्रयोग एक्सपेंसिव सॉइल ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग 3 से 6 मीटर की गहराई के लिए करते हैं। इसका निर्माण स्थल पर बोर्ड पाइल की तरह किया जाता है। काली कपास मृदा सहित बालुई तथा मृतकामयी मतलब क्ले मृदा के लिए इस्तेमाल करते हैं। डबल बल्ब अंडर रिम्ड पाइल, इसको अंडर रिम्ड पाइल बोलते हैं, ये याद रखना बस जरूर। पाइल तथा सिंगल अंडर रिम्ड पाइल के चरम धारण क्षमता का अनुपात 1.5 होता है, ठीक है। हमने देख लिया ये कौन सी पाइल है, अंडर रिम्ड पाइल। RRB JEE 19 हरियाणा उत्तराखंड में आ रखा है। उसके बाद आप टॉपिक करते हैं हम नेगेटिव फ्रिक्शन। थोड़ा स्पीड से चलते हैं तभी हो पाएगा। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन LMRC में आ रखा है, RRB में आ रखा है, उत्तराखंड में आ रखा है, ठीक है। चलो इस नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन या देख लिया, MRC RRB उत्तराखंड कंबाइंड AE हिमाचल प्रदेश में। इसमें क्या होता है, सबसे ऊपर जो है ये फिल, ये कोई भी मिट्टी है, नीचे लूज मिट्टी है, ठीक है, और सबसे नीचे डेंस मिट्टी ही होगी। जितने नीचे जाते जाएंगे उतनी डेंस मिट्टी मिलती चली जाएगी हमें। जब लोड लगा यहाँ पर, ठीक है, अभी पॉइंट पढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में पाइल पर फ्रिक्शन नीचे की ओर कार्य करता है। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन की डेफिनेशन है ये कि ऐसी स्थिति में पाइल पर फ्रिक्शन नीचे की ओर कार्य करता है, जिससे मृदा की बेयरिंग कैपेसिटी घट जाती है, भार धारण क्षमता घट जाती है, ठीक है। नीचे की तरफ जो करना चाहिए था ऊपर की तरफ, पर वो नीचे की तरफ अगर करेगा तो कैपेसिटी जो है बेयरिंग कैपेसिटी वो घट जाती है। दूसरा पॉइंट है ग्राउंड वाटर टेबल में सिस्मिक इफेक्ट आदि के कारण नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन की स्थिति उत्पन्न होती है। चलो, ऐसी स्थिति लूज या सॉफ्ट सॉइल में घटित होती है। देखो इसमें दिखा रखा है कि लूज सॉइल में ही ये नीचे की तरफ नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन हो रहा है, जो कि होना चाहिए ऊपर की तरफ। डेंस में बिल्कुल ठीक है, ऊपर की तरफ होना चाहिए, पर लूज में नीचे की तरफ है। ये चीज़ नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन बोलते हैं इसको। अब चलते हैं, यहाँ पर होने वाला है चैप्टर बस मुश्किल से 2-3 मिनट में। ग्रुप एक्शन पाइल। ग्रुप एक्शन पाइल में मेन इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रुप एक्शन पाइल के लिए कम से कम 3 पाइल की आवश्यकता होती है, जिसकी संरचना त्रिभुजाकार होती है, ट्रायंगल, ठीक है, त्रिभुज, 3 भुजा मतलब ट्रायंगल। सिंगल पाइल की तुलना में ग्रुप पाइल में स्ट्रेस जोन अधिक होता है। ये तो है 3 पाइल स्ट्रेस जोन, और ये सिंगल का 1 है स्ट्रेस जोन, छोटा होता है, ठीक है। सिंगल पाइल का कम होता है और ग्रुप पाइल का ज़्यादा होता है। ग्रुप पाइल में वर्गाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार, वृत्ताकार, मतलब ये सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगुलर, वृत्त, स्क्वायर और भुज पैटर्न प्रदान किए जाते हैं। लेकिन स्क्वायर शेप जो है के ग्रुप पाइल का अधिक प्रेफर किया जाता है। ग्रुप पाइल का अधिक प्रेफर स्क्वायर शेप को किया जाता है। ग्रुप सेटलमेंट रेशो, ये क्या होता है, ग्रुप पाइल के द्वारा सेटलमेंट तथा इंडिविजुअल पाइल के द्वारा सेटलमेंट के अनुपात को ग्रुप सेटलमेंट कहते हैं। मतलब ग्रुप पाइल के द्वारा सेटलमेंट, ग्रुप तथा इंडिविजुअल पाइल के द्वारा सेटलमेंट, उसको ही ग्रुप सेटलमेंट कहते हैं। SG/SI, SR मतलब यही ग्रुप सेटलमेंट रेशो ग्रेटर देन 1 होता है और शुड नॉट बी ग्रेटर देन 16 होता है। अब ग्रुप इफिशियंसी पढ़ लेते हैं। रेशो ऑफ अल्टीमेट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल ग्रुप टू द सम ऑफ द अल्टीमेट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल। ग्रुप अपॉन इंडिविजुअल जो होता है वो होता है ग्रुप इफिशियंसी। फॉर सैंडी के लिए n ग्रेटर देन 1 होता है, क्ले के लिए 1 से छोटा होगा। ग्रुप पाइल, नोट बोर्ड पाइल की तुलना में ड्राइवन पाइल की इफिशियंसी अधिक होती है, बिल्कुल।
जो चुबाया जाता है, ड्राइवन किया जाता है, उसकी इफिशिएंसी ज़्यादा होती है। मेथड ऑफ डिटरमाइन अल्टीमेट प्लेट पाइल लोड। पाइल लोड के कौन कौन से मेथड हैं? एनालिटिकल और स्टैटिक मेथड, जो कि एप्लीकेबल फॉर क्ले होता है। डायनामिक मेथड एप्लीकेबल फॉर सैंड होता है। फील्ड मेथड, पहला यह विधि क्ले के लिए होती है। स्टैटिक मेथड, ये तो इसमें से सिर्फ ये देख लो, अल्फा की वैल्यू 0.6 से 0.9, जिसको एडेशन फैक्टर बोलते हैं। आता तो नहीं है खैर कभी, ये याद रखो बस। फॉर सेफ अलोवेबल बेयरिंग कैपेसिटी, फॉर सेफ अलोवेबल बेयरिंग कैपेसिटी 2.5 से 4 होती है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। नोट स्टैटिक फॉर्मूला फॉर सुटेबल फॉर फ्रिक्शन पाइल ड्राइवन थ्रू कोहेसिव सॉइल। प्लेट लोड टेस्ट IS 2911 कोड होता है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी मोस्ट रिलायबल एज इट इन साइड टेस्ट। ये एक तरह से साइड टेस्ट है, मोस्ट रिलायबल टेस्ट होता है ये। इट इज़ द ओनली डायरेक्ट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग अलाउबल लोड ऑन द पाइल। डायरेक्ट मेथड है फॉर डिटरमाइनिंग अलाउबल लोड, जितना अलाउ कर सकते हैं लोड, वो इससे निकालते हैं डायरेक्ट मेथड से। पाइल लोड टेस्ट, इनिशियल टेस्ट और रूटीन टेस्ट। इनिशियल में टू असेस द अलाउबल लोड टू चेक द सेटलमेंट एट वर्किंग लोड। वर्किंग लोड लगाकर इसमें चेक किया जाता है। इसमें ऑन वर्किंग पाइल फॉर द चेकिंग द सेटलमेंट अंडर वर्किंग लोड। ऑन वर्किंग पाइल्स, जो हमारी पाइल लगी हुई हैं उसको ऑन वर्किंग पाइल फॉर, जो हमने लगाई थी शुरू में रूटीन करते हुए, रूटीन सेट करते हुए जो पाइल लगाई थी, उसी पर हम वर्किंग लोड लगा कर देखेंगे। ऑन वर्किंग पाइल फॉर पाइल्स फॉर द चेकिंग द सेटलमेंट अंडर वर्किंग लोड। इसमें क्या, एसएस अलाउबल लोड फॉर चेकिंग द सेटलमेंट वर्किंग लोड। ओके, अब चलते हैं इस पे कैशन फाउंडेशन पे। ये भी इम्पोर्टेंट है। नोट क्या है, अगर बी डी के इक्वल हो या फिर बड़ा हो, वाटर टेबल अफेक्ट द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। बी मतलब विड्थ जो है ज़्यादा होगी तो अफेक्ट करेगा वाटर टेबल। अगर डी डेप्थ बड़ी होगी बी से, तो वाटर टेबल डज नॉट अफेक्ट द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। डी इज़ द डेप्थ ऑफ वाटर टेबल फ्रॉम द बेस ऑफ द फाउंडेशन। ये रही बेस ऑफ द फाउंडेशन से डी वाटर टेबल तक की डेप्थ। अब आता है कैशन फाउंडेशन, ये इंपॉर्टेंट है, SSC JEE 2019 में भी आया था ये। कैसन फाउंडेशन, कैसन लकड़ी, ईंट या पत्थर, चिनाई, इस्पात का प्रतिबलित सीमेंट कंक्रीट से बनी एक बॉक्स टाइप जल रोधक संरचना है, जिसका प्रयोग पुलों के पाए व अन्य जलीय संरचना हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की नींवों की खुदाई के लिए प्रयोग किया जाता है। केसन को सामान्यतः निम्न परिस्थितियों में ही प्रयोग किया जाता है। सब सॉइल में बोल्डर आदि हों जिसके कारण पाइल गाड़ना असंभव और बहुत मुश्किल हो। ठीक है, एक तो ये हो गया कैशन का। और स्कावरिंग, जब अपर्दन तथा तैरते पिंडों के कारण आने वाला विध्वंस बल अधिक हो। ठीक है। तीसरा, नींव पर अत्यधिक क्षैतिज बल हो। ठीक, हॉरिजॉन्टल लोड ज़्यादा हो नींव पर। केसन सामान्यतः निम्न प्रकार की संरचनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला, नदियों एवं नहरों के पुलों के अबटमेंट एवं पियर बनाने में। बंदरगाह, दिल्ली में ये बनाए जा रहे हैं, डाले जा रहे थे। बंदरगाह, डॉक्स, घाट, दीवारें, क्वेरी वॉल्स तथा समुद्री घाट आदि बनाने में। पानी के समक्ष लंबी संरचना बनाने में। और ब्रेक वाटर तथा तलछटी शेयर प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर आदि बनाने में। अब लास्ट आता है टाइप ऑफ कैशन। कैशन कितने टाइप के होते हैं, इसको भी पढ़ें। और टाइप, ओपन कैशन और वेल फाउंडेशन, दोनों एंड खुले होते हैं इसमें। बॉक्स कैशन एक एंड खुला होता है। पेन्यूमेटिक कैशन IS 2955 3955
1967 के अनुसार हैज़ लेड डाउन द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट फॉर द हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन ऑफ द वेल. कोफर डैम. A coffer dam is defined as the temporary barrier in or around a body of the water which allow the process of dewatering, diversion or damming of water within enclosed area. The major purpose of any coffer dam type of is to hold back overwhelming or inconvenient water and create a dory work environment. यदि कूप नींव के निर्माण स्थल पर पानी है तो सर्वप्रथम कॉफर बांध बनाकर स्थल क्षेत्र को जल मुक्त डी वाटर किया जाता है. कॉफर डैम का मतलब क्या होता है? जैसे सारे में पानी पानी है, पानी पानी है, तो कॉफर डैम क्या होगा? एक कॉफर डैम बनाया जाएगा और उसको प्लेस कर दिया जाएगा इसके अंदर. जैसे ये हो गया 3D इसका मॉडल अगर बनाया जाए तो ये नीचे तक कॉफर डैम बनाया जाएगा. इसके आसपास सारे में पानी है तो जो इसके अंदर जो डाला है इसका सारा पानी डी वाटरिंग कर लेंगे इसको, मतलब पानी निकाल कर इसमें स्ट्रक्चर बनाने लगेंगे. जो भी हमें स्ट्रक्चर बनाना है उसका बोलते हैं कॉफर डैम. ओके, इफ़ यू लाइक माई एफर्ट देन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू सो मच. जल्दी करेंगे, अगले बाकी पार्ट हम कंप्लीट कर देंगे जल्दी. क्विक रिवीजन. थैंक यू सो मच. MCQ भी इसका बाद में हम लगाएंगे और हमारी प्लेलिस्ट भी पड़ी है यूथ पब्लिकेशन की. हमने सोइल के पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर भी ख़त्म कर रखा है. हाईवे का भी पढ़ा है, आप जाकर उस पर देख सकते हैं. थैंक यू सो मच. बाय.